हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। केजरीवाल का मुद्दा एक जमाने से चल रहा है। मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि राजनीति में मुझे कोई रुचि नहीं। मैं एक अध्यापक हूं और मैंने अपने जिम्मे ये काम लिया कि मैं लॉ को क्लासरूम से निकालकर देश के आम लोगों तक ले जाऊं, क्योंकि सबके ऊपर ड्यूटी है लॉ को जानने की, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। लेकिन लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज मेरा चैनल नहीं है, लोगों का चैनल है। लोग फरमाइश करते हैं कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाएं। तो जब बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि केजरीवाल की बेल के सिलसिले में जो आज हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल को जो ट्रायल कोर्ट की जज ने बेल दी थी उसको चंद घंटों में स्टे कर दिया और रीजंस नहीं बताए। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक अनयूजुअल ऑर्डर है। आज हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर ने अपना डिटेल्ड ऑर्डर दिया, 34 पेजेस का ऑर्डर है, और उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज ने जो बेल दी थी उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है, उसको ओवर रूल कर दिया है। मैं केजरीवाल के केस में अभी भी बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन रियल मुद्दा इस केस में जो समझने का है और कानूनी है कि बेल के सिलसिले में देश के कानून का विचार क्या है, अदालतें जमानत के मैटर्स में किस तरीके के फैसले करती हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने येदुरप्पा के एक बड़े सीरियस मैटर में कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एंड ही इज नॉट सम टॉम डिक एंड हैरी। यहां तो मुख्यमंत्री इन ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस है। बड़ा देश है, बहुत से जजेस हैं, हर जज की अलग अलग फिलॉसफी होती है। कुछ प्रो बेल जजेस होते हैं, कुछ जरा स्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, लेकिन जनरली यह देखा गया है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज होते हैं वो कुछ ज्यादा सख्त होते हैं, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जो कि संवैधानिक कोर्ट्स भी कहलाती हैं, वो बेल के मामले में जरा ज्यादा लिबरल होते हैं। ये पहला मामला आज मैं देख रहा हूं कि जो ट्रायल जज थी इस मामले में वो मुझे लिबरल नजर आ रहा है, ट्रायल कोर्ट का जज, और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इस मामले में मुझे ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को अरेस्ट कर लिया गया था, और बिल्कुल चुनावों के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी थी और कहा था कि देश में चुनाव हो रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको माइंड में रखकर विपक्ष के एक बड़े नेता को रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप अपनी रेगुलर बेल के लिए जो प्रॉपर फोरम हो उसमें जाएं। हाई कोर्ट के फैसले पर जब आप जाएंगे और देखेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले ने
ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पर बड़ा स्ट्रांग क्रिटिक किया है। ट्रायल कोर्ट के जज ने एक बात कह दी थी कि दोनों पार्टीज ने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, लेकिन इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन सब को कंसीडर करना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो हाई कोर्ट ने बेल देने की बनाई और जिस पर ट्रायल कोर्ट के जज की आलोचना भी की कि ट्रायल कोर्ट के जज की यह जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और तब फैसला करें। मेरी अपनी राय में बेल के एप्लीकेशन का डिस्पोजल और मेरिट पर किसी केस में फैसला देना ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहली नजर में जब मैं 26 पेज के ट्रायल जज के फैसले को पढ़ता हूं और 34 पेज के हाई कोर्ट के जज के फैसले को पढ़ता हूं, दोनों जजमेंट बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, दोनों जजेस ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं सकता कि बेल के मैटर में 26 पेज और 34 पेज भी ज्यादा हैं। बेल देते समय जज को कम से कम कहना चाहिए, क्योंकि अभी मेरिट्स ऑफ द केस जो है उसका तो कोई और जज संज्ञान लेगा। ट्रायल जज के बारे में आज यह कहा जा रहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन नहीं हुआ उस सेंटेंस की वजह से कि थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स जो हैं वो फाइल किए गए हैं, ज्यादती होगी। मैंने दोनों जजमेंट्स को पढ़ा, एक ऑब्जेक्टिव व्यू आपके सामने रख रहा हूं। तकरीबन 31 ग्राउंड्स और आर्गुमेंट्स अरविंद केजरीवाल के ट्रायल जज ने अपने 26 पेज के ऑर्डर में नोट कर दिए। ईडी ने बहुत शिकायत की हाई कोर्ट में जाकर और कहा कि हमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना केस रखने की, लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो ट्रायल जज ने 27 ग्राउंड्स एंड आर्गुमेंट्स जो ईडी ने लिए थे बेल न दिए जाने के फेवर में उसको रिकॉर्ड किया। इसलिए ये कहा जाना कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ईडी के केस को रखने की, यह बात पूरी तरह सही। ईडी ने जो रिप्लाई हाई कोर्ट में दी है वो बहुत डिटेल्ड है, 182 पेजेस में है। जो मेन आर्गुमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, ट्रायल जज उससे एग्री भी करे कि जो ओरिजिनल एफआईआर है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, जो एक महत्वपूर्ण गवाह है उसने 9 बार उससे सवाल जवाब हुए, किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं किया। ट्रायल जज ने इस बात को भी नोट किया कि 100 करोड़ का मामला बताया जा रहा है, एलेज किया जा रहा है, 2 साल होने को आए हैं, इतना हाई प्रोफाइल केस है,
अभी तक 40 करोड़ ही ट्रेस किए जा सके हैं। 60 करोड़ ट्रेस करने में ईडी कितना समय लेगी? ईडी ने कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया, इसलिए ट्रायल जज ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल को मजीद जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल जज के जजमेंट्स के कई पैराग्राफ्स को कोट किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी बड़ा वेल रीजन्ड है। आप उसके कंक्लूजन से एग्री करें या ना करें, वो पैराग्राफ 16 को कोट किया जहां थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की बात आई और जिसके बारे में ट्रायल जज ने कहा था कि इस जंक्चर पर इतनी माइन्यूट स्टडी उनकी करने की जरूरत नहीं है। जाती तौर पर मैं समझता हूं कि बेल के मामले में वाकई में इतनी जरूरत नहीं होती। ये बात कही गई कि साहब ईडी की तरफ से आर्गू किया गया था कि ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एविडेंस को टेम्पर कर सकते। ट्रायल जज इससे एग्री नहीं किया, हाई कोर्ट शायद एग्री कर गया। मैं फिर कह रहा हूं, इतने हाई प्रोफाइल केस में 2 साल के ऑलमोस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा मटेरियल एविडेंस ईडी के पास है, सारी एविडेंस उनके पास है। अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में इतना कुछ नहीं बचा कि वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करें या एविडेंस को टेम्पर करें। इन एनी केस ट्रायल कोर्ट के जज ने बेल की कंडीशन में जहां 1 लाख रुपए के बॉन्ड की बात की थी, यह भी लिखा था कि वो ईडी से सहयोग करेंगे, जब उन्हें बुलाया जाएगा आएंगे, विदेश नहीं जाएंगे, एविडेंस टेम्पर नहीं करेंगे और किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे। एक मुख्यमंत्री किससे मिलता है, यह तो पूरा वीडियो पे हर समय आता रहता है सारे चैनल्स पर। मैं समझता हूं इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो एविडेंस टेम्पर कर सकते हैं इस स्टेज पर, यह कुछ बहुत कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लगता। फिर यह बात कही गई कि अनडिस्प्यूटेड कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, ट्रायल कोर्ट के जज ने जुलाई 2022 लिख दिया, वाकई में वो अगस्त 2022 था। 1 महीने के टिपोग्राफिकल मिस्टेक से कोई फर्क नहीं पड़ता, समय अच्छा खासा हो चुका है। इस पूरे टाइम में कोई रिकवरी अरविंद केजरीवाल से हुई होती या डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट साबित हुआ होता, ईडी का आर्गुमेंट था कि ये वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल है। मैं अपने दर्शकों को चाहता हूं वाइकेरियस लायबिलिटी समझे। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मेरे किसी एजेंट ने या मेरे किसी आदमी ने मेरे कहने पर या मेरे साथ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड से कोई जुर्म किया, तो मैं भी उस जुर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाऊंगा। किसी के नौकर ने कोई जुर्म किया तो मालिक रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाएगा। किसी एजेंट ने कोई जुर्म किया तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ ये बात आई कि ये फला आदमी फला के घर रुका
और जिस आदमी का घर था उसको अरविंद केजरीवाल जानते थे। ट्रायल जज ने कहा यह काफी नहीं है, कोई किसी को जानता है, आना जाना है, यह काफी नहीं है। क्या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स थी? यह अहम है। मैं समझता हूं कि ट्रायल जज की बात यहां कानूनी तौर पर सही है। यह विजय नायर की बात हो रही है कि उनके घर पर कैलाश गहलोत रुके थे और अरविंद केजरीवाल की विजय नायर से जान पहचान थी। सिर्फ जान पहचान होना उतना काफी नहीं। बल्क ऑफ द डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट निकल आता। ट्रायल जज को लगा ऐसा नहीं है। फिर ट्रायल जज ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट को भी कोट किया, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के जजेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एक्यूज्ड को माइंड में रखकर ऑर्डर्स पास करें। देश में नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था आ रही है और बार बार हम उसमें बता रहे हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ट्रायल कोर्ट के जज ने नोट किया कि सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है, 2002 का कानून, सख्त कानून, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून, उसमें बेल देते समय 2 कंडीशंस होनी चाहिए और वो 2 कंडीशंस ये हैं कि जज को ये लगना चाहिए कि ये आदमी गिल्टी नहीं है और ये आदमी एविडेंस टेम्पर नहीं करेगा और प्रोसिक्यूशन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रोसिक्यूशन की प्रेजेंस में यह काम होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन को यह राइट होगा कि वो अपोज करें उस बेल को, जैसा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन ने किया। मैंने आपको बता दिया कि अगर 27 आर्गुमेंट प्रोसिक्यूशन के या ईडी के नोट कर लिए हैं ट्रायल जज ने, तो यह कहना कि प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपना केस सामने रखने की, यह बात फैक्चुअली सही नहीं होगी। एक फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी रिकॉर्ड नहीं की ट्रायल जज ने और वो ग्राउंड बन जाए बेल के डिनायल की, एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन ट्रायल जज उस लॉ को भी क्रिमिनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल पे लेके गया। बेंजामिन का कोर्ट के 100 मुजरिम अगर बचते हैं तो बच जाए, लेकिन कोई एक इनोसेंट आदमी किसी तकलीफ में ना आए, सफर ना करे। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल के सिलसिले में आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, कभी भी जजमेंट आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो अब एविडेंस टेम्पर करेंगे या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्रायल जज ने कहा कम है, इसलिए इनको जेल में रखने की अब जरूरत नहीं। हाई कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट व्यू लिया सेक्शन 45 का और कहा कि नहीं, इनको बेल नहीं दी जा सकती, ये ट्रायल कोर्ट के जज का फैसला गलत था। और कोऑर्डिनेट बेंचेस जो हैं वो इनके आर्गुमेंट्स रिजेक्ट कर चुकी हैं 9 अप्रैल को। 9 बार इनको बुलाया गया और इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया।
ये वाइकेरियसली लायबल हैं, इनका एक्टिव रोल है इस स्कैम में। किसी भी चीफ मिनिस्टर का बहुत समय तक जेल में रहना अल्टीमेटली उस राज्य की जनता के साथ बहुत अच्छा नहीं। जेल से सरकारें नहीं चल सकती। एक मॉरल पोजीशन तो यह है कि जो 48 घंटे से ज्यादा जेल में रह ले उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई कानूनी बंदिश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह केस गया कि अरविंद केजरीवाल को फोर्स किया जाए, उन्हें डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने वो पिटीशन भी डिसमिस कर दी। पानी का इतना बड़ा संकट दिल्ली के लोगों पे आया हुआ है। आतिशी जो मंत्री थी, अनशन कर रही थी, बीमार हो गई, उनको एडमिट कराया गया। कितने समय तक दिल्ली एक चीफ मिनिस्टर के बिना इस तरह से काम करेगा कि चीफ मिनिस्टर जेल में हो? जिस तरह राहुल गांधी के डिफेमेशन के मैटर में स्टे किया गया मामला कन्विक्शन का और सेंटेंस का 2 साल का, और कहा गया कि जो जनता ने इन्हें चुना है, अगर ये उनकी समस्याओं को नहीं रखते हैं सामने तो ये तो उस जनता के साथ ज्यादती हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल का भी बहुत समय तक जेल में रहना, अनलेस वो शदीद जरूरी हो, जिसके बिना इस केस में ईडी आगे ना बढ़ पा रही हो, उनके बाहर आने से बहुत बड़ा यह खतरा हो कि ये एविडेंस को टेम्पर करेंगे। ये बात तो नोट भी की गई कि जब सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली हुई थी 28-29 दिन के लिए, तो उस दौरान कोई ईडी ने भी नहीं कहा कि इन्होंने किसी विटनेस से को इन्फ्लुएंस किया या एविडेंस को टेम्पर किया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एक्यूज्ड को कोई समाज कैसे ट्रीट करता है, विंस्टन चर्चिल ने लिखा है, इससे उस समाज के सभ्य होने के पैमाने को नापा जाता है। आपकी जेलों की क्या हालत है, उसे देख के पता चलता है कि कोई सिविलाइजेशन कितना मैच्योर है और किस मुकाम पर पहुंच चुका है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो स्वागत योग्य होगा, लेकिन जनरल पॉलिसी ऑफ लॉ यही होनी चाहिए कि जब तक शदीद जरूरत ना हो, अभियुक्त को बेल दे दी जाए, जेल ना दी जाए। कई सालों से यह बात होती आई है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती रही है कि अधिक से अधिक लोगों को बेल दे दी जाए। हमारी जेलों में 66-67% लोग अंडर ट्रायल हैं जिनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, उस वक्त भी इस पॉइंट को नोट कर दिया अपने ऑर्डर में कि अभी किसी कोर्ट ने इनको कन्विक्ट नहीं किया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।